Hello students, welcome to my new lecture that is related to basic concepts of macroeconomics. In the last lecture I told you the difference between final goods and intermediate goods, and at that time I was also speaking about consumer goods and capital goods. Let's have the difference between consumer goods and capital goods. Consumer goods, which gives the direct satisfaction to consumer, to the household sector. This is for the satisfaction of household needs, whereas capital goods, which gives the indirect satisfaction to consumer, because this is for the production sector. Capital goods are used by producers for the production of other goods. On that day I told you also that consumer goods, capital goods, maybe both are similar because it depends upon the end use of the goods, where we are using the commodity. If we are using the same commodity by and for the household satisfactions, then that will be the consumer goods. And if those goods are used by the production sector for the production of other goods, will be capital goods. उस दिन मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, एक एग्जांपल और ले लो. सपोज कर लो आप लोगों ने कोई कार खरीदी है, चंडीगढ़ में ओला कैब वगैरह चल रही हैं. अगर वही कार आपने ओला कैब के लिए डाल दी, दैट विल बिकम कैपिटल गुड्स. एंड द सेम कार यू आर यूजिंग फॉर योर ऑन पर्पज, दैट विल बी द कंज्यूमर गुड्स. सो इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ द गुड्स वेदर दैट विल बी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड. कंज्यूमर गुड्स आर फॉर द मतलब जितना भी खर्चा आप कंज्यूमर गुड्स के ऊपर करते हो, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और जितना भी खर्चा प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन के ऊपर करते हैं, कैपिटल गुड्स के ऊपर करते हैं, मशीनरीज के ऊपर करते हैं, दैट इज़ नोन एज द प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर. जितना किसी इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होएगा, उतना ही लोगों की वेलफेयर जो है वो हाई होएगी, बिकॉज डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स मीन्स टू से welfare of the economy. It is the concept related to public welfare, economic welfare. जितनी आपकी नीड्स ज़्यादा फुलफिल हैं, इट मीन्स उतना ही इकोनॉमी का वेलफेयर जो है वो ज़्यादा हो रहा है. ऑन द अदर हैंड, हायर द प्रोडक्शन, इट मीन्स हायर द GDP, हायर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. जितनी ज़्यादा GDP हाई, इट मीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए उतना ही लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए. जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, इट मीन्स उतना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हाई हो जाएगा. जितनी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हाई होएगा, उतनी ही लोगों की इनकम जो है वो हायर लेवल पे चल जाएगी. हायर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हायर द इनकम ऑफ द पीपल, हायर द इनकम ऑफ द पीपल, हायर द एग्रीगेट डिमांड विल बी, हायर द एग्रीगेट डिमांड विल मेक द इकोनॉमी एट द वेल डेवलप्ड पोजीशन. सो डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन प्रोसेस. जितना ये फास्ट होएगा, उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी फास्ट लेवल पे डेवलप हो जाएगी. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू ग्रॉस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट, दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच वी आर स्पेंडिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. और उसी में जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट की पूरी डेफिनेशन दी थी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताया था. मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हम दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. वन इन्वेस्टमेंट इज़ ऑन द फिक्स एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट इज़ ऑन द इन्वेंट्रीज. अब देखो, जब आप टोटल जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हो, दैट ऑल इन्वेस्टमेंट इज़ नोन एज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. आपने कोई फैक्ट्री खोली है, उस फैक्ट्री के ऊपर, फैक्ट्री में चलो आपकी कोई पहले से फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री में बहुत सी मशीनरीज आपकी पहले से हैं. नेचुरली वो मशीन जो काम कर रही हैं उनकी डेप्रिसिएशन होती है वो, क्योंकि जब भी आप मशीनरीज को यूज़ करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत जनरल वियर एंड टीयर की वजह से या किसी और वजह से उसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ नोन एज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर्स. डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर इज़ दैट एक्सपेंडिचर विच वी मेक फॉर द रिपेयरिंग फिक्स एसेट्स, या कोई फिक्स एसेट आउटडेटेड हो गया, उसको चेंज करना है, उसको चेंज करने के ऊपर जो हमारा खर्चा होएगा, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेप्रिसिएशन.
अब मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट इज दैट अमाउंट विच वी आर स्पेंडिंग स्पेसिफिकली ऑन द प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स मशीनरीज, या जो भी हमने प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा किया है जो हमारी प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। बट ऑन द अदर हैंड, if we are talking about gross investment, this is the total sum amount which a producer is utilizing on the production process, या पूरा प्रोडक्शन सेक्टर जितना पैसा प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा कर रहा है, दैट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड्स all type of the expenditure, which also includes the depreciation expenditures also. Depreciation मैंने अभी आपको बताया कि डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को यूज़ किया, उसको यूज़ करने के ऊपर उसको ठीक ठाक रखने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें करने पड़ते हैं, लाइक जनरल वियर एंड टियर। चीज़ मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो, यूज़ करते करते उसमें कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ गई, दैट इज़ नोन एज, दोज एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज जनरल वियर एंड टियर एक्सपेंडिचर्स। इसी में द सेकंड इज ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस, द थिंग इज एब्सोल्युटली ऑल राइट बट दैट बिकम आउटडेटेड। अब उसका वो ट्रेंड नहीं है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी इन द मार्केट। ए प्रोड्यूसर wants to be successful, then he has to be with the market also. मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, मार्केट में बाकी प्रोड्यूसर्स क्या यूज़ कर रहे हैं, उसे भी सेम प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, उसे भी सेम टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है। अगर वो टेक्निक अब नहीं चल रही, फॉर एग्जांपल पहले टाइप करने के लिए टाइपिंग मशीनरी थी, बट अब आजकल ये सारा काम लैपटॉप पे हो रहा है, मोबाइल्स पे हो रहा है, तो जो हमारी टाइपिंग मशीनरीज हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, अब वो मार्केट में नहीं है, राइट। तो इस तरीके से ऑब्सोलेंसेस में हम ये लेते हैं कि मशीनरी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी दैट इज बिकमिंग आउटडेटेड, सो दैट इज नॉट इन ट्रेंड, सो वी हैव टू चेंज दैट मशीनरी। दीज ऑब्सोलेंसेस आर ऑल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बिकॉज इसमें हम लोग मशीनरीज को रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द न्यू मशीनरीज इन द मार्केट। ऑब्सोलेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज एक्सपेक्टेड एंड अदर इज अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस जिनका हमें ऑलरेडी पता होता है कि चेंज इन डिमांड, देयर मे बी चेंज इन डिमांड, देयर मे बी सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू जनरल वियर एंड टियर, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसकी वजह से जो हमारी कैपिटल है वो काम करना बंद कर सकती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटे, रिजर्व फंड रखते हैं। रिजर्व फंड इज दैट अमाउंट विच इज केप्ट असाइड बाय द प्रोड्यूसर्स टू यूटिलाइज at that time where there is a problem of general wear and tear or any other problem related to production equipments. कोई भी प्रोड्यूसर, उसकी रैशनैलिटी यहीं पे है बेटे, उसको अपने पास ये रिजर्व फंड रखना ही पड़ता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड अपने पास हर हाल में रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स को एकदम से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो ऐसा पैसा थोड़ा साइड पे अपने पास रखेगा तो उस टाइम पे अननेसेसरली लोड से वो अपने बच सकता है। ऑन द अदर हैंड, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, दीज आर ऑल्सो नोन एज द कैपिटल लॉस। These are also known as the insurable obsolescences, क्योंकि these are unexpected, जिनका हमें कुछ पता नहीं, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, कोई आग लग गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई, एट दैट टाइम हम लोग उस चीज़ को सोच के पहले ही उसका इंश्योरेंस करवा देते हैं, ताकि अगर किसी टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो ड्यू टू इंश्योरेबिलिटी हमें वो कैपिटल लॉस नहीं होता, क्योंकि उस लॉस की हमें रिपेमेंट हो जाती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द इंश्योरेबल एंड कैपिटल लॉस। सेम इसमें जो हमारी जनरल वियर एंड टियर है, दैट इज नोन एज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, इसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। दोनों में डिफरेंस है बेटे।
क्योंकि जो हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है दैट मे बी ड्यू टू जनरल वियर एंड टियर, दैट मे बी ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेज, मशीन चल रही है बड़े चलती चलती अचानक कोई वोल्टेज अप या डाउन होगी, फ्लक्चुएशंस आ गई, उसकी वजह से हमारी मशीन जो है वो ख़राब होगी. सो दीज आर द एक्सपेक्टेड लॉसेस विच आर expected. So for that purpose the producer can keep reserve fund, but on the other hand for capital loss there is a fall in value of the commodity due to natural calamities. So at that time these are the insurable, so can be repaired by the insurance companies. So जब भी हम बात करते हैं बेटे हमारे पास डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट में हम लोग जनरल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड लॉसेस को लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को इसमें नहीं लेते, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड लॉस जो है वो रिपे हो जाते हैं, उनका हमारे पर किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं होता. मेरे ख्याल से ये सारा टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा. एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट. स्टॉक मीन्स टू से द थिंग विच यू हैव केप्ट विद योर सेल्फ. आप लोगों को पता है बेटे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर अपनी सारी चीज़ों को मार्केट में सेल तो नहीं करता, वो अपने पास कुछ अमाउंट स्टॉक में रखता है. एंड फ्लो इज़ दैट अमाउंट विच इज़ केप्ट इन द मार्केट फॉर द सेल. मार्केट में जो चीज़ डेली रूटीन में बिकने के लिए पड़ी है दैट इज़ नोन एज द फ्लो. ऑन द अदर हैंड द स्टॉक विच कैन बी measured, the very important thing in stock can be measured at point of time. point of time मतलब कि आप लोगों ने अंदर कोई चीज़ रखी है, गोडाउन में कोई चीज़ रखी है, उसे आप चाहे घंटे बाद देख लो चाहे महीने बाद देख लो, जब तक आप उसमें से नहीं निकालोगे तब तक वो एज इट इज़ होएगी, उतने को उतना ही अमाउंट ऑफ कमोडिटी वहाँ पे पड़ा हो गया. सो स्टॉक कैन बी मेजर्ड at a point of time because it is not having any time dimension, whereas if we are talking about flow which can be measured at a period of time, that's why it is having time dimension. हम लोग बेटे जो भी चीज़ मार्केट में रखते हैं फॉर द सेल दैट इज इन फ्लो. फ्लो मीन्स से जब वो चीज़ मार्केट में पड़ी है तो बिक रही है, सेल हो रही है तो इट मीन्स अभी देखोगे तो वो चीज़ सपोज कर लो आपके पास चीनी की एक बोरी है, वो एज इट इज़ भी हो सकती है नहीं बिकी, ये भी हो सकता है कि वो सारी की सारी चीनी बिक गई हो, ये भी हो सकता है उसमें कुछ अमाउंट अभी पड़ा हो और कुछ अमाउंट बिक गया हो. सो इट इज़ हैविंग टाइम डायमेंशन वेयर एज इट कैन बी मेजर्ड एट पीरियड ऑफ टाइम. द पीरियड वी विल डिसाइड बाय आवरसेल्व्स कि आफ्टर हाउ मच टाइम वी विल मेजर द कमोडिटीज़ इन द मार्केट. अब थोड़ी थोड़ी इसकी एग्जांपल्स हैं बेटे. एग्जांपल्स मीन्स से अब देखो आप लोगों की वेल्थ प्रॉपर्टी दैट इज स्टॉक, वो तो एज इट इज़ है, जितनी है आपकी उतनी की उतनी है. बट अगर आपकी इनकम देखो, द इनकम इज़ अ फ्लो. इनकम इज़ ऑलवेज अ फ्लो. इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज. ज़्यादा मेहनत कर रहे हो पैसा ज़्यादा ही आ रहा है, ज़्यादा इनकम कमाई जा रही है. कम मेहनत कर रहे हो तो पैसा कम आ रहा है तो इनकम में डिक्रीज. सो इनकम इज़ फ्लो. वैसे भी बेटा जो पैसा आपके हाथ में आ गया उसे आपने यूटिलाइज करना है, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ इन फ्लो. नेक्स्ट इज कैपिटल. आप लोगों ने मशीनरी खरीदी, कोई फिक्स एसेट्स खरीदे, दैट विल बी एज इट इज़ मेजर्ड एज स्टॉक. बट ऑन द अदर हैंड जो उस कैपिटल से प्रोडक्शंस होएगी दैट इज़ नोन एज द कैपिटल फॉर्मेशन फ्रॉम दैट कैपिटल कि उस कैपिटल ने क्या प्रोडक्शन करके दी है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी बेटे आप लोगों के पास नेक्स्ट पूरा चैप्टर है मनी के ऊपर, बट यहाँ पे सिर्फ इतनी समझ लो कि सप्लाई ऑफ मनी इज दैट अमाउंट विच इज़ इन द सर्कुलेशन. और गवर्नमेंट एंड आरबीआई जितना पैसा मार्केट में इशू करती है, न्यू करेंसी इशू करती है, उसका अमाउंट उतने का उतना ही रहता है, उसमें चेंज नहीं आती. हाँ उसकी सर्कुलेशन में वो चेंजेस आ सकती हैं. कभी मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया, कभी मार्केट में कम पैसा आ गया, लोगों ने पैसा अपने पास रिजर्व करके रख लिया तो मनी सप्लाई मार्केट में कम रह जाएगी. अगर वही पैसा लोगों ने खर्चा ज़्यादा करना शुरू कर दिया, मार्केट में ज़्यादा निकालना शुरू कर दिया, देन
supply of money will become more in the market. That is known as the change in money supply. So it is flow. बैंक डिपॉजिट, आप लोगों ने बैंक में पैसा जमा करवाया, बैंक डिपॉजिट इज अ स्टॉक. आपने जितना पैसा बैंक में रखा है वो स्टॉक है, वो एज इट इज वहां पे है जब तक आप उसमें से पैसे निकालते नहीं हो. बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट डिपॉजिट दैट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. पर मंथ आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो नेचुरली दैट इज द फ्लो, विल बी कंसिडर्ड एज फ्लो. द वाटर इन टैंक, आप लोगों के घर में टैंकी है, टैंकी में जो पानी पड़ा है वो है स्टॉक. जब तक वाटर वर्क्स का पानी चल रहा है दैट इज द रनिंग वाटर, दैट इज इन फ्लो. जब तक रनिंग वाटर आ रहा है, वाटर इन टैप आ रहा है, आप उसे यूज करते हो. बट अगर वो रनिंग वाटर आना बंद हो गया, then you will use the water in the tank, because the water in the tank is a stock, but the water in the taps, that is a flow concept. Distance, दिल्ली से संगरूर के बीच में डिस्टेंस, दैट इज स्टॉक. वो एज इट इज उतनी की उतनी ही है जितनी है, विल नॉट चेंज. बट अगर उस पर आप स्पीड की बात करो, दैट में इंक्रीज और डिक्रीज. आप संगरूर से दिल्ली जा रहे हो, वो स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है. सो स्पीड इज अ फ्लो, राइट. अब आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ लग गया. अब अगर बात करें स्टॉक जो है उसका टाइम डायमेंशन, देयर इज नो टाइम डायमेंशन, वेयर एज फ्लो इज हैविंग टाइम डायमेंशन, राइट. अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. सेक्टर्स, वी आर हैविंग 4 sectors of an economy. In last topic I told you that aggregate demand is equal to C plus I plus G plus X minus M. These are the expenditures which are made by all the sectors of the economy. All the sectors means to say we are having 4 sectors in the economy. The very first, household sector, क्योंकि household sector is related to private final consumption expenditure. All the consumption expenditures which are made by household is considered as C. C includes consumption expenditures made by household sector. And second is production sector. Production sector always make investments. थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंचर्स क्या होते हैं. सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंचर्स are made by production sector for the purpose of increasing gross domestic product, increasing level of employment and increasing income. So these investment expenditures are made by production sector. And the third is government sector. Government may be producer, government may be consumer, क्योंकि गवर्नमेंट के दोनों तरह के काम हैं. अगर बेटे आप लोग रेलवेज की बात करो या पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करो, द एक्सपेंचर्स मेड ऑन दीज एंटरप्राइजेस इज गवर्नमेंट एक्सपेंचर्स. बट अगर दूसरी तरफ गवर्नमेंट इनकम की बात करें तो गवर्नमेंट के पास इनकम भी है, टैक्सेस, नॉन टैक्सेस, या जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वहाँ से इनकम आती है, तो वो इनकम भी है. और गवर्नमेंट प्रोडक्शन भी करता है, कंजम्पशन भी करती है. प्रोडक्शन की बात तो मैंने आपको बता दी, जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है. कंजम्पशन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उसके ऊपर जो भी एक्सपेंचर्स वगैरह होते हैं, ठीक है. द नेक्स्ट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. नन कंट्री इज सेल्फ डिपेंडेंट, ऑल द कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर एनी पर्पज. सेल्फ सफिशिएंसी बेटे अभी किसी भी कंट्री में नहीं है, तो हर एक को दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़ती ही है. ऑल द कंट्रीज आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है. सो दैट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. सो दीज आर द 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जिनमें ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सर्कुलेट्स. बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ रिलेटेड टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन चारों सेक्टर्स की वजह से ही है. इन चारों सेक्टर्स का आपस में इंटरडिपेंडेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि ये चारों सेक्टर्स एक दूसरे के
क्या एक दूसरे को क्या लेते हैं या एक दूसरे से क्या रिसीव करते हैं. सो दैट इज रिलेटेड टू इंजेक्शंस एंड लीकेजेस, right? Injections which cause increase in domestic income, whereas leakages which cause decrease in income of the economy. If we are doing the export, that will cause income insert in our economy, is an injection. And if we are talking about the import will cause expenditure for the economy because we have to pay to abroad for this import. So that will cause income outflow from the economy. कोई ज़रूरी नहीं बेटा कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ ही हमारा रिलेशन इंजेक्शन जहाँ लीकेज के साथ रिलेटेड है, अगर वैसे भी हम अपने कंट्री में लगाएं. द बिगेस्ट इंजेक्शन इन एन इकोनॉमी इज इन्वेस्टमेंट दैट कॉज इंक्रीज इन GDP, whereas the biggest leakage in an economy is saving. क्योंकि जितनी आप लोग सेविंग ज़्यादा करोगे इट मीन्स उतनी आप कंजम्पशन कम करोगे, और कम कंजम्पशन मीन्स उसे लेसर एग्रीगेट डिमांड. लेसर एग्रीगेट डिमांड इट मीन्स उसे lesser the production by producer sector. Lesser the production by the production sector means to say lower the level of employment. Lower the level of employment will cause lower the income in the economy, that will cause depression in an economy, and economy will become underdeveloped economy. So it means to say the circular flow of income among these four sectors should be fast, that will cause more and more income and economy. ठीक है. नेक्स्ट जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है दैट विल बी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम. गॉड ब्लेस यू.